जमहूरियत पर और सियासत पर हो तो आप कमज़ोर होने के बावजूद भी, पार्लियामेंट में कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। आप में लचक होनी चाहिए और सियासत नाम ही आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का है। तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की जो सियासत है वो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इससे दूसरी सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनके पास 90 से ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, लेकिन उनके लीडर इमरान खान साहब एक जगह पे अटके हुए हैं और वो ये है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन सियासत तो होता ही बातचीत का नाम है, कुछ लेने और देने का नाम है। इसीलिए तो पार्लियामेंट बनती है, जो पंचायत की एक बहुत आला शक्ल है, जिसमें तमाम सियासी ग्रुप, तमाम अवामी ग्रुप अपने अपने मसाइल के हल के लिए, अपने अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल करते हैं और एक दूसरे से कुछ अपने हकूक़ मनवाते हैं, कुछ किसी के देते हैं, किसी से लेते हैं। लेकिन खान साहब ने आज फिर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने काबिज़ माफिया और उनके हैंडलर को कहा है कि वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये कोई सियासत और जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और वो उसका ताल्लुक उन रिज़र्व सीट्स के फ़ैसले से है जो आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले आया, लेकिन उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई। अगर डिटेल जजमेंट टाइम पर आ जाती तो शायद आज जो हम एक बहरानी सी कैफियत देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और अदलिया और पार्लियामेंट जो आमने सामने लग रही है वो ना होती। कल सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस ने बहुत जल्दी में एक वजाहती बयान जारी किया, जो फ़ैसला तो नहीं है, ना ही वो डिटेल जजमेंट है, ना ही वो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन वो एक वजाहत है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन है पीटीआई के और वो जो फ़ैसला भी करेंगे वो तमाम आज़ाद मेंबरान पीटीआई के तसव्वुर होंगे और वो सिर्फ पीटीआई को वोट दे सकते हैं, जिस पर मज़ीद बहरान संगीन हुआ और बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया उन तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, और उन्हें सियासतदान कहा गया। उनके ख़िलाफ़ डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि जजेस को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन जजेस को भी चाहिए कि इस तरह के वजाहती बयान देने से पहले कम से कम अपनी तारीख़ पर गौर कर लिया करें। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई इतनी काबिल तकलीद भी नहीं है। इसलिए 139वां नंबर है पाकिस्तान की अदलिया का पूरी दुनिया की रेटिंग में। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पे लटकाने का, उसको मार डालने का, एक और वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, फिर एक और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, चंद एक जजेस ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की विल क्या है, पाकिस्तान के अवाम की राय क्या है, जिसका इजहार सिर्फ वोट के ज़रिए होता है। और वो वोटिंग इंतखाबात हुए, वो मुतनाज़ा, जितने पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तमाम मुतनाज़ा हुए, लेकिन वो एक अलग इशू है। उसमें चंद जजेस आके ये नहीं कह सकते कि ये वज़ीर-ए-आज़म मौत के हवाले, ये वज़ीर-ए-आज़म ज़िंदगी भर के लिए नाअहल, जिसमें अयूब खान को मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, याह्या खान को, और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक को, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को। ये तमाम वो फ़ैसले हैं जो अदलिया के दामन पर बदनुमा दाग हैं। इसलिए लोग अदलिया को पार्लियामेंट के बराबर नहीं लाना चाहते, ना समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो या घर जाए, उसका फ़ैसला अवाम करें, ना कोई जर्नैल करे, ना कोई जज करे और ना ही कोई जर्नलिस्ट करे। तो अदलिया को ये सीखना चाहिए, अवाम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट को ही इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और आज जो कुछ हो रहा है इस पर हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर नुमाइंदे उस्मान खान साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने आज सारा दिन बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं और ताज़ा तरीन ख़बरें हम हमारे नाजरीन तक, आवाम तक लेके आ रहे हैं। आप पूरे दिन का मुझे एक ओवरव्यू देंगे कि आपके लिए आज का तजर्बा ये कैसा रहा, क्या महसूस हुआ आपको, क्या आपने देखा, क्या आपके ख्याल में होना चाहिए था, क्या आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम नॉर्मली तो देखते यही है कि अगर ऐसा कोई मरहला आ जाता है तो फिर सियासतदानों को बिठाया जाता है, उनसे बिठा के काम लिया जाता है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान शायद ये सारा बोझ उनके कंधों पर है, इसीलिए मुश्किल भी उनको पेश आ रही है और एक शख्सियत के गिर्द सारा मामला घूम रहा है, यानी वो शख्सियत जो कि
जिनकी शायद सियासत में इस इलेक्शन के बाद कोई हैसियत नज़र नहीं आ रही थी, और उनके बयानात से हमें मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत थी गुज़िश्ता चंद महीनों की, उससे बड़ा वाज़ेह था कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरकज़ और महवर जो नज़रें और निगाहें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी रिहाइश गाह पर हैं। इसको यहाँ पर पार्लियामेंट में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो इतनी ज़्यादा मुज़ाकराती अमल हो चुके हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि मौलाना जो है वो अभी तक राज़ी हो सके। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, इनको करार दिया जा रहा है कि ये सियासी ब्लैकमेलिंग जो है उसके ऊपर मौलाना उतर आए हैं, और अब इतनी देर में तो जो मशावरत मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, यानी पहले से तय किया गया कि अच्छा। काबीना का इजलास रखा जाएगा, उसमें ये मसौदा लेके आना है, फिर कौमी असम्बली के इजलास से मंजूरी होगी, फिर सेनेट के इजलास से मंजूरी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई माहौल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सारा दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो अरकान पार्लियामेंट थे वो बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आए थे कि आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और वो फौरी तौर पर हो जाएगा। लेकिन जितना आसान दिख रहा था उतना ये आसान नज़र नहीं आ रहा। जो गुज़िश्ता रात तक ये कहा जा रहा था कि मिशन पॉसिबल हो गया है, वो मिशन अभी तक इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। पहले बात थी कि नंबर गेम कैसे पूरी होगी, नंबर गेम पे बात चली तो अब उसका जो कंटेंट है, जो मुसवदे के नुकात हैं, जो उसका ड्राफ्ट है, उसके ऊपर अब बहस व मुबासा हो रहा है। और एक सबसे अहम मामला जो पार्लियामेंट में आ रहा था कि जी बलूचिस्तान में जो नशिस्तें हैं, उस्मान, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी उस्मान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सेंटर बन गए हैं तवज्जो का, हुकूमत और अपोजिशन का, लेकिन जाहिर है आप अभी जवान हैं, आपने ऐसे बहुत सारे वाक़यात माजी में नहीं देखे, हम देख चुके हैं। और ये जो बातचीत है लंबी चल रही है, आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कहना मेरा ख्याल है कि एक गैर इंसाफ़ी होगी, ना इंसाफ़ी होगी इस सेंस में कि सियासत इसी का नाम है, बातचीत का नाम है। और क्या ये मुमकिन नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हों, दोनों को साथ वो लेके चल रहे हों? और उस्मान साहब के साथ मेरा राब्ता हमारा ख़त्म हो गया है शायद, तो हम इस वक्त शहजाद साहब की तरफ जा रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर इस वक्त सेंटर बना हुआ है, छोटी पार्लियामेंट है वो। तो मुझे शहजाद बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे आज आप मौजूद हैं और सुबह से आप ये सारा काम कर रहे हैं, तो बताइएगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने आज नमाज जो पढ़ी है, तो उन्होंने क्या मौलाना फजलुर रहमान की इमामत आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी कबूल कर ली है, जिनको वो चोर और डीज़ल के गैर अखलाकी नामों से पुकारा करते थे? तो अब आइंदा आप देखेंगे कि समझते हैं कि कुछ बेहतरी जो पॉलिटिकल अल्फाज होते हैं जलसों में इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसमें कोई तहजीब आपको नजर आएगी आज मौलाना की इमामत के बाद? जी अफसार साहब, बिल्कुल। आज दिन भर अगर बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है G6 में, ये मरकज़ निगाह बना रहा पूरे दिन की सियासत का, और ये महवर बना रहा, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो दिन भर आती रहीं, मौलाना फजलुर रहमान को अपने अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन जो अभी आपने बात की है कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द यहाँ पर नमाज मगरिब से एन थोड़ी देर कबल यहाँ पर पहुँचा, उनमें जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर वो थे, अपोजिशन लीडर उमर यूब थे, उसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा, जबकि शिबली फराज और असद कैसर भी जो है वो उस वफ्द में शामिल थे। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे, सर यहाँ पर एक रिवायत है, मौलाना फजलुर रहमान के घर जब भी नमाज का वक्त होता है, चाहे जितनी भी यहाँ पर अहम से अहम मीटिंग चल रही हो, तो यहाँ पर नमाज अदा की जाती है और उसकी इमामत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो खुद करते हैं। तो आज ही भी इसी तरह हुआ, जब तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर पहुंचे तो नमाज का वक्त था, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे गुजारिश की कि पहले नमाज अदा की जाएगी और नमाज मगरिब अदा की मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में। और चूंकि जो PTI का हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मौक़िफ़ या रवैया रहा है, जलसों में हो या निजी महफिलों में हो या कि उनका मीडिया के सामने मौक़िफ़ हो, तो हमेशा से तज़हीक अमेज़ रवैया जो है वो मौलाना के बारे में अपनाती रही है तहरीक इंसाफ। लेकिन आज यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पहुंचे, उन्होंने जो है मौलाना की इमामत में नमाज अदा की। तो ये सवाल यहाँ पर बहुत से जर्नलिस्टों ने जो है वो किया और उनके जहन में भी आया कि आज के बाद क्या जिस इमाम के पीछे इन्होंने नमाज कर ली है उसको इस तरह के अलकबात से या जी। मैं एक और सवाल
आपसे पूछना चाहता हूँ शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं भी तस्वीर देख रहा था, अगर आप हमारे नाजरीन को अरसलान साहब तस्वीर बारह वो नमाज की इमामत की, तो मैं सोच रहा था कि उमर अयूब और असद कैसर तो मौजूद हैं इस बाजमात नमाज में, और आपने अभी बताया कि बैरिस्टर गौहर, हामिद रज़ा और शिबली फराज भी मौजूद थे। तो बैरिस्टर गौहर भी नहीं है, ज़ाहिर नमाज पढ़ना ना पढ़ना हर एक का ज़ाती वो अमल है, मैं ज़ाती फ़ेल है, मैं उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर, हामिद रज़ा और शिबली फराज ये मौजूद नहीं हैं उस नमाज में जिसकी इमामत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। और हामिद रज़ा साहब जो हैं उनका तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो एक मजहबी जमात को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो तो ज़रूर नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन उनका मसलक डिफरेंट है। और इससे मुझे याद आया है कि हामिद रज़ा साहब के वालिद जो हैं वो, और हामिद रज़ा साहब भी फैसलाबाद से हैं, उनके वालिद साहब मरहूम वो भी फैसलाबाद से सियासी रहनुमा थे और अपनी जमात के ख़ास मसलक के। तो जब PNA की तहरीक थी 1977 में, तो उस वक्त देवबंदी मस्जिद थी जो वहाँ पे इज्तिमा होता था और रोज़ाना जुलूस निकलते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, तो तमाम सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। तो हामिद रज़ा के वालिद साहब भी झिझकते थे वहाँ नमाज़ पढ़ने में, लेकिन फिर एक दिन वो आए और उन्होंने देवबंदी इमाम की इमामत में नमाज अदा कर दी। तो क्या हामिद रज़ा साहब मसल की फ़र्क की वजह से मौलाना की आज इमामत में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, या कोई और वजह है? अफसार साहब देखिए, ये एक चूँकि एक निजी मामला था और मौलाना फजल रहमान की घर के अंदर ये नमाज अदा की गई, तो जो हमारे पास वो फुटेज सामने आई वो चूँकि पहली सफ़ की फुटेज है जिसमें मौलाना फजल रहमान जो है वो सामने खड़े हैं, और पहली सफ़ की जो फुटेज है वो रिलीज़ की गई। तो अब ये कहना कि वो किस तरीके से इमामत हुई है और उसके पीछे कौन कौन खड़ा था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन चूँकि जो लोग नज़र आ रहे हैं उनकी बिल्कुल वाज़ेह फुटेज है, लेकिन जिन लोगों ने नमाज अदा नहीं की, ये वाकई एक सवालिया निशान तो है और क्वेश्चन मार्क है कि आखिर उन लोगों ने क्यों नमाज अदा नहीं की। अगर उन्होंने मौलाना के पीछे नमाज अदा ना करने की क्या वजह यहाँ पर पेश की होगी, क्या तोजी पेश की होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो है वो मौलाना फजल रहमान की इस रिहाइशगाह के जितने चक्कर लगाए हैं, शायद ही हिस्ट्री में उन्होंने इतने चक्कर इस रिहाइशगाह पर मौलाना के लगाए हों। क्योंकि तहरीक इंसाफ की आपने देखा है जब से ये लोग सियासी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं, तो इनके मौलाना फजल रहमान से काफ़ी दूरियां और डिफरेंसेस रहे हैं। तो कभी भी PTI और जो JUI है इसमें कुर्बानी नहीं रही, तो इस हवाले से जो है वो अब मुशावरत के अमल शहजाद, मैं चले वो तो ज़ाहिर है उनका ज़ाती अमल है, और अगर दूसरी सफ़ में उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो बहुत अच्छा ये जेस्चर है, इस सेंस में कि एक वहदत और इत्तेफाक की अलामत है कि सब इकट्ठे हर मसलक के लोग नमाज़ पढ़ रहे हो। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने पढ़ी है, और नहीं भी पढ़ी तो उनका ज़ाहिर ज़ाती अमल है। कम अज़ कम आइंदा वो मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए तो एहतियात करेंगे, ये बात तो तय होगी, उम्मीद इसकी की जाती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बताइएगा, अब आप सियासी तरफ आएँ कि जो वहाँ सियासत हो रही है इस वक्त, कल से हो रही है, अब ज़ाहिर बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, PTI क्या चाह रही है मौलाना फजल रहमान साहब से, और मौलाना फजल रहमान क्या ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, या अपनी बारगेनिंग पावर को मजबूत कर रहे हैं? दोनों तरफ का बताएं। ये सर बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि मौलाना फजल रहमान जो कि दोनों साइड से मुशावरत कर रहे हैं और पिछले 2 से 3 रोज़ में उनकी बेशुमार मुलाकातें हुई मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, और इससे लग यही रहा है कि मौलाना शहजाद आप 1 मिनट रुकिएगा हमारे साथ। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया बेहजाज सलीमी ने, जिनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। बेहजाज सलीमी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेहजाज, कहाँ मौजूद हैं आप, बताइएगा, और क्या खबर है आपके पास? जी मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। जिस तरह की आईनी तरमीम के लिए इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मशावरती अमल और मुज़ाकरात का अमल जारी है, इसी तरह सेनेट की नुमाइंदगी के हवाले से बात हो रही थी कि जो खुसूसी कमेटी है आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें पार्लियामान में सेनेट की भी नुमाइंदगी हो। तो आज पहले 5 अरकान सेनेट को नुमाइंदगी दी गई, लेकिन अभी चेयरमैन सेनेट ने 5 अरकान सेनेट के साथ साथ 8 मजीद सेनेटर्स जो है वो इस खसूसी कमेटी के लिए नामजद कर दिए हैं। इस तरह अब खसूसी कमेटी के लिए सेनेट से नामजद अरकान की तादाद 13 हो गई है,
नामजद किए गए अरकान में आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलावा दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी शामिल कर लिया गया है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शेरी रहमान, एएनपी के सेनेटर उमर फरूक को पहले नामजद किया गया था, लेकिन अब उनकी जगह पार्लिमानी लीडर सेनेटर अहमद वली खान को नामजद कर लिया गया है नए नोटिफिकेशन में। जबकि कायदे खिलाफ सेनेटर शिबली फराज और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर भी कमेटी के लिए नामजद किए गए हैं। जेयूआई से मौलाना अताउर रहमान और बीएपी के सेनेटर मंजूर अहमद, एमकेएम के फैसल सब्जवारी, बीएनपी के मोहम्मद कासम, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास, मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामल अली आगा और नेशनल पार्टी के निजाम और सेनेटर हामिद खान भी कमेटी में नामजद कर दिए गए हैं। और इस तरह अब सेनेट में मौजूद तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को जो इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद कर दिया गया है। बेजाद ये बताइएगा कि ये नोटिफिकेशन बहुत जारी हो रहे हैं सेनेट से, इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन गहमा गहमी इतनी है। ये मुझे बताएं कि क्या ये खसूसी कमेटी का काम क्या, क्यों बनाई गई है? जी, बुनियादी तौर पर जो ये स्पीकर की जानब से इनिशियली जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर ये जो खसूसी कमेटी बनाई गई थी, इसका बुनियादी मकसद तो इब्तदाई तौर पर पार्लिमान से मुतल्लक अमूर और जो पार्लिमान में एक कशीदा फ़ज़ा है उसको ठीक करना था। लेकिन जब ये कमेटी तश्कील पा गई तो उसके बाद ये आईनी तरमीम का मामला सामने आया, तो ये मामला इसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। उसी में इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन क्योंकि सेनेट में इस की कोई नुमाइंदगी नहीं थी इस पार्लिमानी कमेटी में इब्तदाई तौर पर, तो लेकिन ठीक है वो मुतालबा मान लिया, लेकिन ये खसूसी कमेटी बनाई गई थी माहौल बेहतर करने के लिए। अब इस कमेटी को कोई नया काम दिया गया है, कोई नए TORs हैं इसके? जी बिल्कुल, इसमें अब जितने भी ये जो आईनी तरामीम आ रही हैं, जो भी हुकूमत चाह रही है इस आईनी तरमीमी बिल में लाना, उस हवाले से वजीर कानून और जो दीगर हुकूमती जोमा है वो इस कमेटी को इत्माद में लेने की कोशिश। ठीक है, बेजाद हमारे साथ ही रहेगा। हमें सेनेटर हामिद खान साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें सब बताइएगा, आपका वफ्द इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे मौजूद है, क्या वजूहात हैं, क्या बातचीत हो रही है मौलाना के साथ? क्योंकि पूरी कौम देख रही है, इंतजार कर रही है, कल से ये चल रहा है सब कुछ, और मौलाना साहब के साथ बहुत सख्त लहजा पीटीआई माजी में इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब जो है वो माहौल बेहतर होता नजर आ रहा है। तो क्या बातचीत के नुकात क्या है? मेन नुकात बात ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का आईनी पैकेज आए जिससे अदलिया के इख्तियारात कम किए जाए या कोई पैरेलल कोड बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन कोड के नाम पर, या किसी तरह भी अदलिया में अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार बदला जाए, और या फिर किसी तरह भी सूबाई खुद मुख्तारी जो कि आईनी तरमीम 18वीं तरमीम के तहत दी गई थी, इसको कम किया जाए। तो हम समझते हैं कि ये आईनी पैकेज जो है इसको मुस्तरद करना चाहिए, बल्कि ये इंट्रोड्यूस करने के भी काबिल नहीं है। और हम यही उनसे बात कर रहे हैं कि ये कौमी मफाद में है कि इस किस्म का आईनी पैकेज कोई भी इस वक्त ना लाया जाए, ना इसको पास। तो मौलाना साहब ने इस पे क्या आपको क्या इशारा दिया है? देखिए, अभी तक तो बातचीत चल रही है। मौलाना साहब काफी इसमें मुस्बत अभी तक नजर आए हैं और उन्होंने इस बारे में अभी मामला फाइनलाइज नहीं हुए। जब फाइनलाइज होंगे तो मैं कुछ कहूँगा।